बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज काबीना के अंदर बदमज़गी हुई है और ये एकदम नहीं हुई, इसका बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड मैं आपको बताऊंगा। आज कैबिनेट मीटिंग के अंदर क्या हुआ, लड़ाई कैसे शुरू हुई और उसका नतीजा क्या निकला, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वज़रा के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है वो भी बताऊंगा, और इसके पीछे की जो वजूहात हैं वो भी आपको बताऊंगा। और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अब क्या कर सकते हैं और क्या करने जा रहे हैं, वो चीज़ें भी आपके सामने आज के इस वीलॉग में रखता हूँ। सबसे पहले तो आप ये बात ज़हन में रखें कि इमरान खान साहब की काबीना में दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो इलेक्शन जीत कर आए हैं, जो इमरान खान साहब के साथ पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा रहे हैं, और उन्होंने सीटें जीतने के बाद बड़ी मेहनत करके इमरान खान साहब को इक़्तिदार तक पहुंचाने में उनका साथ दिया है। और इसमें खैबर पख्तूनख्वा के कुछ सियासतदानों का बड़ा अहम किरदार है, जैसे परवेज़ खटक साहब हैं, जैसे वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में नए नौजवानों की एक पूरी फौज है, शहरियार अफरीदी है, मुराद सईद है, अली मोहम्मद ख़ान है, इस किस्म के और लोग हैं। वहाँ सूबे से मुताल्लिक़ कुछ और लोग हैं, जिनमें स्पीकर असद कैसर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा की एक टीम थी। इसी तरह पंजाब में इमरान खान साहब की एक टीम हुआ करती थी, जिसमें अलीम खान साहब थे, जहांगीर तरीन साहब थे, चौधरी मोहम्मद सरवर जो गवर्नर पंजाब में वो थे, शाह महमूद कुरैशी भी पंजाब की टीम में काम करते थे, और दीगर कुछ और लोग थे। सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में हुकूमत बनने में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। वहाँ से आने वाली 14 सीटें फैसला कुन थी, जिनकी बुनियाद पे इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं। और वहाँ पे अली जैदी, फैसल वाडा, इमरान इस्माइल, डॉक्टर आरफ अलवी, ये वो लोग हैं, और इनके साथ कुछ और लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत करके इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को इतना मजबूत किया कि वो इक़्तिदार में आ गए हैं। अब एक तरह के तो ये लोग हैं। दूसरी तरह के लोग इमरान खान साहब की पार्टी में, कैबिनेट में, वो हैं जो इलेक्टेड नहीं हैं, नॉन इलेक्टेड लोग हैं, और अपनी काबिलियत की बुनियाद पे या अपने अरसर रसूख की बुनियाद पे आके काबीना में बैठ गए हैं। इन लोगों ने बाकायदा लॉबिंग की है और लॉबिंग करके इमरान खान साहब की काबीना तक पहुंचे हैं। अब इन दोनों ग्रोहों के दरमियान, फवाद चौधरी का मैं नाम लेना भूल गया, वो बड़े मौसर आदमी है पंजाब में, इन दोनों ग्रोहों के दरमियान इस वक्त एक चपकलिश चल रही है और एक सर जंग चल रही है काफ़ी अरसे से। ये एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते रहते हैं। अब इनके बीच में एक तीसरा ग्रोह ऐसा बन गया है, जो इन्वेस्टर ग्रोह जो है, यानी जो पैसे वाला ग्रोह है, या जो चंदा वंदा देने वाले लोग हैं, या जो लॉबिंग करने वाले लोग हैं, या जो तिजारत करने वाले और बिजनेसमैन लोग हैं, जो आके काबीना में बैठ गए अपनी काबिलियत बता के, लॉबिंग करके, उन्होंने पॉलिटिकल साइड से भी एक चंक हासिल कर लिया है हमायत के लिए, और उसके ऊपर ये इन्वेस्ट भी करते हैं और बड़ी कोशिश भी करते हैं। इवन मीडिया में भी इनकी बड़ी गहरी जड़ें हैं। मैं दो लोगों का जिक्र करूंगा आज की इस वीडियो में, जिनमें से एक हैं रज़ाक दाऊद और दूसरे हैं नदीम बाबर। इन दोनों लोगों के ऊपर बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे इमरान खान साहब की काबीना के, लेकिन क्योंकि एक नई काबीना थी इसलिए कोई बात नहीं करता था। आज काबीना की मीटिंग में क्या हुआ, आज से थोड़ा अर्सा पहले, लगभग 1 महीना पहले, इमरान खान साहब की काबीना में ये आवाज़ उठाई गई, जो मोहम्मद सरवर साहब और उनके अलावा जो है वो सरवर खान साहब ने, और उनके अलावा कुछ जो पुराने इमरान खान साहब के साथी, उन्होंने ये आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा था कि जो पार्टी के अंदर नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जो मुंतखब नहीं है, फवाद चौधरी साहब भी ये आवाज़ उठाते रहते हैं, जो बाहर से आए हैं, आउटसाइडर हैं, या जो टेक्नोक्रेट्स हैं, या जो लॉबिंग करके आए हैं, उनके लिए पार्टी जो है उनको बाउंड करे कि वो अपने सारे के सारे असासे डिक्लेयर करें, अपना सारा रिकॉर्ड ला के पार्टी के सामने रखें। हम सियासी लोग हैं, हमने पब्लिक को भी जाके जवाब देना होता है। हम अपने सारे एसेट्स भी डिक्लेयर करते हैं, हम बताते हैं कि हमारे पास क्या है और वो कैसे हमने कमाया। तो इसी तरह इनको भी बताना चाहिए कि इनके पास क्या है। ये भी तो इक़्तिदार में हमारे हिस्सेदार हैं, और जब ये इक़्तिदार में आ गए हैं तो इनकी अगर दौलत में इजाफा होता है या इनके कारोबार में इजाफा होता है तो फिर उसका जवाब इनको देना चाहिए। ये बड़ा वैलिड एक सवाल उठाया गया था। इस पे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था, और ये तय पा गया था कि ये लोग अपना सारे एसेट्स और सारा रिकॉर्ड ला के जमा करवाएंगे कि इनके जिम्मे कोई कर्जा तो नहीं है, ये कौन कौन सा कारोबार करते रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ें तय पा गई थी कि ये लाकर जमा कराएंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ।
हर कैबिनेट मीटिंग पे वो इंतजार करते रहे कि ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं, जो गैर मुंतखब लोग हैं, जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने इमरान खान को इक़्तिदार में लाने के लिए कोई धक्के नहीं खाए, जिन्होंने जलसे नहीं किए, जुलूस नहीं किए, इलेक्शन वाले दिन कोई काम नहीं किया, उससे पहले कुछ नहीं किया और बाद में आगे काबीना का हिस्सा बन गए, ये लोग अपना हिसाब किताब देंगे और अपना चट्टा कट्टा खोल के सामने रखेंगे और फिर ये भी अकाउंटेबल होंगे उसी तरह जिस तरह ये पॉलिटिकल लोग अकाउंटेबल हैं। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ऐसी चीज जमा नहीं करवाई और इंप्लीमेंट नहीं किया उस बात के ऊपर जो वहां तय पा गई थी। अब आज ये बॉइलिंग पॉइंट था, ये अंदर ही अंदर सारा कुछ पक रहा था। थोड़ा अर्सा पहले ये हुआ कि अब मैं आपको लेकर आता हूं कि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ है, बाकी जो इलेक्टेड लोग हैं जिनमें कराची के एमएनएस हैं, जिनके अंदर मिनिस्टर्स हैं कराची से ताल्लुक रखने वाले, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले, इवन पंजाब से फवाद चौधरी वगैरह भी, ये भी बड़ा एक तगड़ा ग्रुप है। इनकी ये राय है कि ये सारा कुछ अकाउंटेबल होना चाहिए। जब हम अकाउंटेबल हैं तो ये लोग भी अकाउंटेबल हों। लेकिन असद उमर और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में ये शकूक है कि वो दूसरी साइड पे जाके खड़े हैं। असद उमर साहब पे एक इल्जाम लगता है कि उन्होंने एक इंतहाई कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है उसको पब्लिक कर दिया और वो इल्जाम ये लगता है कि असद उमर साहब ने ये रिपोर्ट पब्लिक की कि कोविड-19 के आने से पहले ही पाकिस्तान की इकॉनमी बुरी तरह तबाह हो चुकी थी। अब अगर हम याद करें तो इमरान खान साहब ये कहते थे कि कोरोना वायरस से आने से पहले कि ये 2020 तरक्की का साल है और हमने बहुत सारी चीजें संभाल ली हैं, हम फैटअप से भी निकल गए हैं, हमारी इकॉनमी को जो डेंट पड़ा था उससे अब हम बाहर जा रहे हैं। लेकिन एक इंटरनली एक रिपोर्ट बनी और उस रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश किया गया। अब ये उनकी अंदरूनी रिपोर्ट थी, लेकिन असद उमर साहब पे ये एलिगेशन लगाया गया कैबिनेट में कि उन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिक की है जानबूझकर, कि कोरोना वायरस की वजह से नहीं, ये इकॉनमी इमरान खान और इमरान खान की पॉलिसीज की वजह से डूबी है। अब ये एक बड़ा दबाव था इस हुकूमत के ऊपर और कैबिनेट में इसको लेकर आज जो है वो झगड़ा शुरू हुआ और इस बात के ऊपर फिर आज फैसल वाडा साहब जो है वो लगातार बोलते चले गए और उन्होंने वो सारे शिकवे किए जो वो अपने अंदर दबा के बैठे हुए थे या उनके हमायती लोग अपने अंदर दबा के बैठे हुए थे। हुकूमत ट्रैप हो गई है और वजीर आज़म इमरान खान को इक़्तिदार में इसलिए नहीं लाया गया या वो इक़्तिदार में इसलिए नहीं लाए कि ये जो लोग हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले, ये जो लोग हैं कारोबार करने वाले, बिजनेस करने वाले, ये लोग उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाएं और उनकी पॉलिटिकल हैसियत का फायदा उठाएं अपने कारोबारों के लिए और अपने फायदे के लिए। इवन फवाद चौधरी साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया था वो ये था कि असद उमर और जहांगीर तरीन के दरमियान में एक लड़ाई जैसी कैफियत थी और उसकी वजह से पहले असद उमर साहब को हाथ धोना पड़ा और पार्टी से दूर चले गए और अब असद उमर साहब की वजह से जहांगीर तरीन साहब के साथ ये सूरत हाल हो रही है और इससे पार्टी का नुकसान हो रहा है। ये फवाद चौधरी साहब का मानना था। अब जरा नदीम बाबर की तरफ आए तो नदीम बाबर वजीर आजम के मुशीर हैं बड़ाए पेट्रोलियम, इसके तौर पे उन्होंने आके ज्वाइन किया था और प्राइम मिनिस्टर के बहुत करीब आ गए। नदीम बाबर को मिलवाया था वजीर आजम पाकिस्तान से जहांगीर खान तरीन साहब ने गालिबन 2018 में और उससे पहले इसी दौरान में, यानी ये जो तारुफ करवाया था नदीम बाबर का इमरान खान साहब के साथ, वो करवाया था जहांगीर खान तरीन साहब ने। उनके जरिए से ये इमरान खान साहब तक पहुंचे थे और नदीम बाबर साहब को इमरान खान साहब ने जब इनसे बातचीत की, पहले इनको अपने साथ रखा बतौर एक मशवरा देने के लिए टास्क फोर्स में और फिर उसके बाद इनको वजीर का ओहदा मिल गया। ये वजीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर बन गए पेट्रोलियम के मामलात में। उस वक्त बहुत शोर मचा था। नदीम बाबर साहब का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि ये एनर्जी सेक्टर के एक बहुत बड़े प्लेयर है। ये पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर में बहुत काम करते रहे हैं। ख़ासतौर पे इनका जो ओरिएंट ग्रुप है वो एक बड़ा तगड़ा ग्रुप है और इसके अलावा फॉनिक्स एनर्जी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड पाकिस्तान, उसके ये फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इसी तरह और बहुत सारी जो कंपनीज हैं उसको ये चलाते रहे हैं और उसके अहम ओहदों पर भी रहे हैं और शेयर होल्डर भी रहे हैं। ओरिएंट पावर कंपनी जो है उसके ये सदर रहे हैं और इस कंपनी ने जो बिजली बनाई है वो बनाई है 6,52,44,000 किलोवाट। ये इन्होंने बिजली पैदा की और ये बिजली पैदा की RLNG ईंधन से। अब मामला यह है कि इन्होंने सरकार के पैसे देने हैं मुख्तलिफ सरकारी कंपनीज के, यानी जिसमें सुई
नादरुन जो है उसका इन्होंने बहुत सारा पैसा देना है और इन्होंने पेट्रोलियम का भी बहुत सारा पैसा देना है। तो ओरिएंट ग्रुप ने पैसे देने थे लेकिन ये पैसे दे नहीं रहे थे, डिफॉल्टर थे। इनको अदालत में लेकर गए। इवन लंदन की अदालत जो थी सालसी, वहां पे ये फैसला हुआ कि आप 80 करोड़ रुपया अदा करें। पहले 60 करोड़ रुपया, बाद में सूद डाल के 80 करोड़ रुपया आप अदा करें। इन्होंने वो पैसे भी अदा नहीं किए और यहां पाकिस्तान की अदालतों में केस कर दिया। नदीम बाबर साहब जब वजीर आजम के मुशीर बने तो इनसे ये सवाल पूछा गया कि आप ये पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा जी कि अभी अदालत में है और मैं तो अब उस कंपनी को छोड़ चुका हूं। हालांकि अभी भी ये उसमें ठीक ठाक शेयर होल्डर हैं, सिर्फ इन्होंने दिखावे के लिए ओहदा छोड़ा है और वो ओहदा इसलिए छोड़ना पड़ता है कि ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का जो इमरान खान साहब ने एक दावा किया था वो नहीं होना चाहिए, तो उस पर कोई असरअंदाज ना हो जाए। नदीम बाबर साहब ने जितने भी एनर्जी सेक्टर में और दीगर जो उनसे रिलेटेड सेक्टर्स हैं उनके अंदर जितने बड़े अहम ओहदे हैं उनके ऊपर लोगों की तैनाती में बड़ा अहम किरदार अदा किया है। ये इमरान खान साहब के काफी करीब आ गए हैं। काबीना के कई लोगों की इन्होंने हमायत भी हासिल कर ली है। सुई नादरन के ये नादहिंदा हैं। इनके जिम्मे अब तक 1 अरब 66 करोड़ 60 लाख रुपए मुबैना तौर पे हैं जो इनको देने थे, लेकिन ये पैसा नहीं दे रहे थे। ना हुकूमती इदारे इनसे पैसा ले पा रहे हैं इनकी ताकत की वजह से, इनके असरसू की वजह से, और ना ही इनके कनेक्शन काट पा रहे हैं। तो इस तरीके से काम करता है माफिया कि कैसे वो आकर हुकूमत का हिस्सा बने। हुकूमत में आने से पहले भी वो बहुत तगड़े थे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और नवाज शरीफ साहब के दौर में तो वैसे ही कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। ये कंपनीज जो है पावर कंपनीज, ये तो ऑल इन ऑल बनी हुई थी। लेकिन इमरान खान साहब के दौर में जब ये मुमकिन तौर पे इस बात के इम्कानात मौजूद थे कि इमरान खान साहब के दौर में इनसे पैसा वसूल किया जाएगा, तो हुआ ये कि ये आके हुकूमत का हिस्सा बन गए और नदीम बाबर की वजह से जो बाकी कंपनीज है उनको भी शेल्टर मिल गया। और इस वक्त जो पावर बनाने वाली कंपनीज हैं, जितनी आईपीपीज हैं, उनके साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें नदीम बाबर साहब बज़ाहिर तो ये मीटिंग से उठ के चले जाते हैं और अपना हिस्सा नहीं डालते, लेकिन इनका बड़ा असर रसूख है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी में इन्होंने बड़े अहम बंदे इंडक्ट कर दिए हैं और वहां पे भी इन्होंने बड़ा अपना असर रसूख बना लिया है। इन बातों के ऊपर काबीना के मुंतखब अराकीन जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि ये लोगों की मौजें लगी हुई हैं। ना इन्होंने इलेक्शन लगा, ना इन्होंने कोई मेहनत की, ना इन्होंने कोई जोर लगाया। ये आगे जब दिल करता है प्राइम मिनिस्टर से भी मिल लेते हैं, जब दिल करता है कैबिनेट के अंदर अपना एजेंडा रख देते हैं। और इवन कई चीजें ऐसी हैं मुबैना तौर पे जो कैबिनेट में तय ही नहीं होती हैं और बाद में मिनट्स में आ जाती हैं और कहते हैं जी ये चीजें डिसाइड हो चुकी हैं। तो आज की काबीना मीटिंग के अंदर जो फवाद चौधरी साहब और फैसल वाडा साहब हैं उन पे पहले तो असद उमर साहब ने बात की, तो उस पर उन्होंने कहा जी हम किसी वजीर को जवाब दे नहीं है। बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब फवाद चौधरी साहब से सवाल किया तो उस पर फवाद चौधरी साहब ने भी कहा कि देखें हम किसी वजीर को जवाब दे नहीं है। तो एक सिचुएशन बन गई जिसपे इमरान खान साहब बहुत ज्यादा वो फ्लेयर अप हो गए, फैसल वाडा साहब। तो इमरान खान साहब उनको उठा के अपने साथ अपने कमरे में ले गए और ऐसा लगता था जैसे काबीना के अंदर आज लड़ाई हो जाएगी और कोई बंदा कोई चीज उठा के दूसरे को ना मार दे। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसल वाडा से अलग में जो बात की, अब वो सोर्सेज से मैं आपको बता देता हूं कि उन्होंने इमरान खान साहब ने जो बात की है वो ये की है कि जो मेरे विजन पे चलेगा और जो मेरे मुताबिक चलेगा, जिस तरह का पाकिस्तान हम नया बनाना चाहते थे वही हमारे साथ रहेगा और बाकी सारे लोग फारिग हो जाएंगे। अब आज मैं आपको एक दूसरे कैरेक्टर जो है रजाक दाऊद, उनका बता देता हूं कि हैरत अंगेज तौर पे उनको मोहम्मद डैम जो है उसका ठेका उनको जो है वो मिल गया। उसके ऊपर बड़ा ही ले दे हुई कि ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, आपकी कंपनी को ठेका मिल गया, आप ही हुकूमत में है और आप ही उस वजारत से रिलेटेड है, तो ये क्या चल रहा है। तो इस बात का कोई जवाब वो सही तरह नहीं दे सके, बस उन्होंने ये कहा कि ये कोई कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। डेस्कॉन के सीईओ हैं, इसके अलावा चेयरमैन हैं एक और कंपनी के, और ये भी पावर कंपनी है, तो एनर्जी कंपनी के अंदर भी इनका बड़ा असर रसूख है रजाक दाऊद साहब का, तो ये भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर हैं। अब इस तरह के लोगों को जब प्राइम मिनिस्टर ने बिठाया तो सवालात तो उठेंगे और अब काबीना के अंदर बाकायदा सवालात उठने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये जो है चीज़ ये पीपल्स पार्टी में हुआ करती थी एक दौर में कि उनके अंदर ये जमहूरी कल्चर था कि उनके लोग उठ के सवालात पूछते थे और जवाब मांगते थे और बहस करते थे। लेकिन हमने देखा कि जरदारी साहब के दौर में फिर वो सिलसिला वैसा नहीं रहा। जरदारी साहब ने पार्टी को बहुत कंट्रोल कर दिया और उसके अंदर जो जमहूरी कल्चर था वो कमजोर हुआ। बेनजीर भुट्टो साहिबा इस कल्चर को बहुत प्रमोट करती थी। मियां नवाज शरीफ साहब से किसी की जरूरत नहीं होती थी ये सवाल करने की, इवन जब वो वज़ीर आज़म नहीं रहे
तब भी उनके फैसले चलते थे और किसी की जरूरत नहीं होती थी ये सवाल करने की कि जनाब काबीना के अंदर कोई उठ जाए और उठ के कहे जी ये बंदा क्यों बैठा हुआ है, ये जवाब क्यों नहीं देते, इन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता था। ये जो इमरान खान साहब का दौर है, इसमें दोबारा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के दौर की झलक नजर आती है कि यहां लोग सवालात भी उठाते हैं, जवाब भी मांगते हैं, शोर भी मचाते हैं। तो ये एक इसको आप डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक खूबसूरती आप समझें कि लोग सवालात पूछ रहे हैं और इसके नतीजे में जो कम से कम होगा, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा स्ट्रिक्टली अब कह दिया है कि जो नॉन इलेक्टेड लोग मौजूद हैं हमारी कैबिनेट में और वज़ीर आज़म के आसपास, वो सारे अपना जो रिकॉर्ड है वो लाएं और लाकर जमा करवाएं ताकि पता चले कि इनके असासे कितने हैं, इनके बच्चों के असासे कितने हैं, इनकी फैमिलीज के असासे कितने हैं, इनके पास किस किस जगह के शेयर हैं और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे है। तो ये चीज़ें आने वाले दिनों में काफ़ी क्लियर हो जाएंगी। कैबिनेट के अंदर इस वक्त एक अजीब सी जो है वो खिचड़ी पकी हुई है और सूरत ये है कि दो ग्रुप वाज़े तौर पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने अगर अभी मामला ना संभाला तो जिन चीज़ों का खतरा है उनकी हुकूमत को, उनके अपने इक़्तिदार को या उनकी वज़ारत उज़्मा को, वो चीज़ें जल्दी करीब आ जाएंगी क्योंकि उनके बीच में, उनके करीब ऐसे लोग मौजूद हैं जो चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं। अब तक के लिए इतना ही ये चीज़ें थी, ये इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।